शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात इसरो की, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच जारी मौजूदा तनाव में काफी अहम भूमिका निभाई है, जिसका प्रमाण वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिनमें पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों पर की गई भारतीय सेना की कार्रवाई देखने को मिली और इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ। इसी बीच इसरो चेयरमैन वी नारायण उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में 10 सैटेलाइट लगातार भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 4, 3, 2, 1, 0। देश की सरहदों की रक्षा में सेना और अर्धसैनिक बल ही नहीं बल्कि एक और एजेंसी इस वक्त अहम भूमिका निभा रही है। वो एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, जिसके सैटेलाइट लगातार देश की सुरक्षा में तैनात हैं, जो समुद्री सीमाओं से लेकर LAC और LOC तक ही नहीं बल्कि दुश्मन देशों की हर हरकत पर भी नजर रख रहे हैं, वो भी 24 घंटे। जिसका सबसे ताजा सबूत है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों पर की गई भारतीय सेना की कार्रवाई की सैटेलाइट तस्वीरें, जिनके जरिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश भारतीय सेना ने किया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें इसलिए संभव हो पाई क्योंकि 10 सैटेलाइट 24 घंटे देश की सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं। खुद इसरो चेयरमैन वी नारायण ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी दी। You know, we are having our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area, we have to monitor. And the entire northern part, we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today, I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. इसरो चेयरमैन ने ये अहम जानकारी इम्फाल में सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान दी, जिसमें उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हमें अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें अपने सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए सेवा करनी होगी। इसरो चेयरमैन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पड़ोसी पाकिस्तान हाल ही में देश के सरहदी राज्यों की सुरक्षा भेदने की कई नाकाम कोशिश कर चुका है। ऐसे में अंतरिक्ष में तैनात ये 10 सैटेलाइट हर छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे हमारी सुरक्षा एजेंसियों का काम काफी हद तक आसान हो जाता है। खबर तो ये भी है कि इसरो अगले महीने की 18 तारीख को EOS-09 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। भारत का ये सैटेलाइट सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है, जो मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिन और रात पृथ्वी की सतह के हाई रेजोल्यूशन फुटेज मुहैया कराएगा। इसीलिए इसका प्रयोग आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के अलावा देश के रक्षा अभियानों के लिए भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते अगली खबर है चारधाम यात्रा से जुड़ी, जिसकी शुरू हुए 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 13 दिनों के अंदर ही 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं और महज 13 दिनों के भीतर श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा तब है जबकि बीते कुछ रोज से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। बावजूद इसके देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। देखिए रिपोर्ट।
आसमान में काले बादल और झमाझम बारिश। मौसम का ये मिजाज उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है। मौसम के इस बिगड़े मिजाज के बावजूद इस पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक और बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ धाम तक तीर्थ यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। कोई परिवार संग पहुंचा और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के संग इन देव धामों के दर्शन के लिए पहुंचा है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। यही वजह है कि मौसम बिगड़ने के बाद बारिश से बचने के लिए कतार में खड़े ज्यादातर तीर्थ यात्री रेनकोट में नजर आए। लोगों में उत्साह बना हुआ है। गंगोत्री धाम में काफ़ी संख्या में यात्री पहुंचे हुए हैं, जो कि मां गंगा के स्नान एवं दर्शन लाभ ले रहे हैं। 4 धाम की ये यात्रा आसान नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह है पहाड़ों पर पल पल बदलता मौसम। कभी अचानक आंधी और बारिश, कभी बर्फबारी और कभी लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि इस यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए सरकार हर साल यात्रा से पहले जरूरी दिशा निर्देश जारी करती है, ताकि यात्रा के दौरान लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। बड़ौदा से हूँ। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो भारी तूफान था और हम पहले ही घबराए हुए थे, जैसे कि हमारे देश की सिचुएशन है। पर जब हम यहाँ पे आए तो ये शॉकिंग और ज्यादा बड़ा हुआ कि पुलिस हमारे लिए व्यवस्था में पहले से ही जुड़ी हुई थी। सरकार और प्रशासन की तैयारियों का ही नतीजा है कि कुछ घंटों पहले राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश आई, जिससे जगह जगह पेड़ उखड़कर गिर गए। जिसकी जानकारी मिलते ही राहत और बचाव एजेंसियां फौरन एक्शन में आई और उन्होंने गिरे हुए पेड़ों को काटकर रास्ता साफ किया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की ऐसी ही मुस्तैदी देखने को मिली, जिन्होंने बारिश के बीच ही गिरे हुए पेड़ तुरंत हटाए और रास्ता साफ किया। इसी तरह विकास नगर में भी आंधी और बारिश में रजिस्ट्रेशन सेंटर तहस नहस हो गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तीर्थ यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टेंट आदि क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन उस समय हमारा पुलिस जो भी पुलिस बल उपलब्ध था यहाँ, उसके अलावा एसएसबी जो उपलब्ध थी, उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित जगह, जो कि बस अड्डे का जो निर्मित भवन है, पक्का भवन है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा करने से किसी भी यात्रियों को कोई प्रकार की हानि नहीं हुई, ना ही कोई चोटिल आदि हुआ। यहाँ पे एक जर्मन हैंगर था, थोड़ा तूफान आया बहुत भीषण, तो ये टेंट वगैरह को नुकसान हुआ है, लेकिन व्यवस्था हमारी चाक चौबंद। मुझे खुशी इस बात की हुई कि तीर्थ यात्री ने ये जो हमारी व्यवस्थाओं के बारे में और हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारे जिस प्रकार की सराहना मुझे सुनने को मिली, उससे निश्चित रूप से हमारा सीना चौड़ा हुआ है। ये प्रदेश की सराहना है, ये कोई हमारी व्यक्तिगत सराहना नहीं है, ये हमारे प्रदेश की सराहना है, ये हमारी व्यवस्थाओं की सराहना है, हमारे प्रशासन की सराहना है। तो उसके लिए मैं तीर्थ यात्रियों का भी अभिनंदन करता हूँ। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। खासकर 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों से मौसम विभाग की इस अलर्ट के बाद राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने भी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुड़ा और विकास नगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं शेरों की गणना की, जो गिर के जंगल में चल रही है। गिर के जंगल एशियाई शेरों का गढ़ माने जाते हैं। यहाँ पर हर 5 साल पर शेरों की संख्या गिनी जाती है और गिर में 16वीं बार शेरों की गिनती का काम शुरू हुआ, ताकि यहाँ पर उनकी संख्या का सही पता चल सके। इसके लिए गुजरात वन विभाग के 3000 से ज़्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है और शेरों की गिनती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि वहां अब की बार एशियाई शेरों की संख्या 800 के पार जा सकती है। 5 साल पहले वहां पर 674 शेरों का पता चला था।
गिर के जंगलों की तरफ से रवाना हुई वन विभाग की ये टीम जंगल के खौफ, जंगल के राजा शेरों की गिनती कर रही है। गिर के जंगल एशियाई शेरों की शरण स्थली माने गए हैं। गिर एशियाटिक लायन का एकमात्र ठिकाना है जहां फिर उनकी सही संख्या पता करने की कोशिशें जारी हैं। एशियाटिक लायन गिर गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और जो एशियाटिक लायन है उनकी जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन, बस्ती जो अंदाज होता है, हर 5 साल बाद किया जाता है। पारंपरिक रूप से हर साल पूर्णिमा के आसपास गणना की प्रक्रिया शुरू होती है। पंचांग के मुताबिक वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कल 11 मई शाम 6:55 पर शुरू हुई और आज 12 मई शाम 7:22 पर उसका समापन हो गया। गिर में चंद्रमा के प्रकाश में ही शेरों की गणना की परंपरा है। यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी पूर्णिमा के आसपास ही एशियाई शेरों की गिनती की जा रही है। शेरों की गिनती 10 मई को दोपहर 2 बजे से शुरू हुई है, जो 13 मई को दोपहर 2 बजे तक चलेगी। 96 घंटे तक चलने वाली गिनती को 2 चरण में बांटा गया है। पहला प्राथमिक बस्ती अंदाज है, जबकि दूसरा चरण आखिरी बस्ती अंदाज है। जैसे आपको पता ही है कि शेरों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके आधार पर इसका विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। तो पहले गिर के अंदर थे, अब गिर से बाहर हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान के पास कुछ क्षेत्रों में, खासकर बारिश के मौसम में, शेर अक्सर सड़कों पर देखे जाते हैं। यही कारण है कि शेरों की गणना के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया है। 2020 में 30,000 वर्ग किलोमीटर की तुलना में इस बार 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शेरों की गणना की जा रही है, जिनमें वन विभाग के 3,000 से ज्यादा स्टाफ जुटे हैं। 11 जिलों के 58 तालुका में हो रही है और इसमें मोटी संख्या में हमारे सभी स्टाफ को लगाया गया है और 375 जितने अवलोकन केंद्र बस्ती गणतरी के स्थल जो है नक्की किए गए हैं और 3,000 से ज्यादा तमाम स्टाफ इसमें लगा हुआ है जो गिनती कर रही है। बीट वेरिफिकेशन मतलब अपने तमाम सिंहों को देखा जाता है, उसकी फोटोग्राफी की जाती है, उसके लेट लॉन्ग लिए जाते हैं, उसके बाद हमारे जो कंट्रोल रूम है उसका विश्लेषण करके पूरी संख्या उसकी निकाली जाती है। वन विभाग की तरफ से शेरों की गणना के लिए बड़े स्तर पर तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, जिनमें जीपीएस, रेडियो कॉलर, सैटेलाइट सर्वे कैमरास जैसे कुछ दूसरे हाईटेक उपकरण की भी मदद ली जा रही है। शेरों की काउंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हैं, जिन्हें इसका अनुभव है। गर्मियों के दौरान गिर के जंगलों का घनत्व दरअसल कम हो जाता है। गर्मी की वजह से शेरों का झुंड अक्सर कृत्रिम जल स्रोतों पर दिख जाता है। शेर स्वभाव से निशाचर हैं, इसलिए वो रात में भी देखे जाते हैं। आदतन झुंड में रहने वाले शेर के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है, जिसकी वजह से उनकी गणना आसान होती है। 2019 में कोविड की दस्तक के बाद 2020 में होने वाली गणना की प्रक्रिया पूनम अवलोकन के जरिए ही की गई थी। तब शेरों की संख्या 523 से बढ़कर 674 होने का पता चला था। प्रतिशत के लिहाज से साल 2020 में शेरों की आबादी में 28.87% का इजाफा हुआ, जो अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मानी गई है। 2015 में गिर के जंगलों में 523 शेरों के होने का पता चला था, जिनमें नर, मादा और शावक भी शामिल थे। इस साल भी शेरों की संख्या में औसतन 25 से 28% के इजाफे की संभावना है। इस बार जो गणतरी हो रही है उसमें जो लोकल कम्युनिटी है और सरपंच है उनको भी जोड़ा है। शेरों की गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से शेरों की संख्या का अंतिम आंकड़ा घोषित होगा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क से आई एक बेहद खूबसूरत तस्वीर हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ये जंगल में पेड़ की छांव में चल रही चीते के 2 शावकों की क्लास और ये दोनों शावक अपनी मां से शिकार करना सीख रहे हैं। ये बच्चे मादा चीता वीरा के हैं, जिन्हें उनकी मां वीरा खतरे भांपना सिखा रही है। शावक अपनी मां के साथ
उछल कूद भी कर रहे हैं। 4 फरवरी को जन्मे ये दोनों शावक अपनी मां के साथ न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि खतरों से बचना भी सीख रहे हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल करने के लिए हैदराबाद में 100 से ज्यादा देशों की प्रतिभागी पहुंची हुई हैं। 10 मई को प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ था, जिसका फिनाले 31 मई को होगा और उद्घाटन के खास मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मिस वर्ल्ड संगठन अध्यक्ष और सीईओ जूलिया मार्ले के अलावा 2024 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना भी मौजूद रही। हम आपको बता दें कि भारत लगातार दूसरी बार मिस वर्ल्ड इवेंट की मेजबानी कर रहा है। तो चलिए इस ब्यूटी पेजेंट के शानदार आगाज की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ देखते हैं हर एक प्रतियोगी के लिए हैदराबाद के एक परिवार ने परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हुए क्या खास और यूनिक तोहफा तैयार किया है। इस साल 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट का आगाज हैदराबाद में हो गया है। 10 मई की शाम इस प्रतियोगिता की रंगारंग और भव्य शुरुआत हुई। गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और दूसरे मेहमानों की मौजूदगी में समारोह का उद्घाटन हुआ। मिस वर्ल्ड पेजेंट में 110 देशों की कंटेस्टेंट ने इस बार पार्टिसिपेट किया हुआ है। भारत की ओर से राजस्थान के कोटा की नंदिनी गुप्ता देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नंदिनी गुप्ता ने तिरंगे के साथ मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया, जिनके बाद 100 से ज्यादा देशों की प्रतिभागी अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मंच पर आईं। सभी के बेहद खास कॉस्ट्यूम्स पूरे इवेंट का सबसे आकर्षक पहलू रहे। हर प्रतियोगी का लिबास, रंग और डिजाइन उनके देश की संस्कृति की कहानी मानो बयां कर रहा था। इन पोशाकों में हाथ से की गई कढ़ाई, मनके का काम और ट्रेडिशनल प्रिंट शामिल थे, जिन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कुल मिलाकर जहां इस बार की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में वैश्विक मंच पर भारत की अनोखी संस्कृति और कला की छटा नजर आई, तो वहीं ये ब्यूटी पेजेंट बाकी देशों की अलग अलग संस्कृतियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का भी एक खास मौका है, जिसकी रौनक इन दिनों हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में बिखरी हुई है। इसी दौरान ब्यूटी पेजेंट की इन प्रतिभागियों के हाथों की खूबसूरती को 4 चांद लगाने का काम किया है हैदराबाद के इस परिवार ने। यहाँ के लाड बाजार में चूड़ियां बनाने वाली एक फैमिली ने ब्यूटी पेजेंट की कंटेस्टेंट्स के लिए हैंडमेड चूड़ियां बनाई, जिसमें हैदराबाद और हर देश की संस्कृति की झलक नजर आ रही है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये चूड़ियां कुछ खास हैं। हर चूड़ी पर कंटेस्टेंट की फोटो और उसके देश का फ्लैग है, जिसको लाख की इन चूड़ियों पर उकेरना एक बड़ी चुनौती रहा। बनाना हम लोगों को चैलेंज की बात ये थी कि 110 जो कंट्रीज है उन लोग के सबके अलग अलग कलर्स हम लोग को सेलेक्ट करना था। उनके जो फ्लैग के कलर्स है, जो कंट्री से जो बिलोंग्स करते उनके कलर्स, फिर हमारे इंडिया के कलर्स, उसका कॉम्बिनेशन देना था इनके फोटो के बॉर्डर के ऊपर। तो ये बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए हम लोग, और टाइम भी करीब था। 13 मई को चार मीनार के पास हेरिटेज वॉक है, तो इसके लिए उससे पहले हमें काम कंप्लीट करना था। तो हमने 12 से 15 घंटे काम करके, कोशिश करके, और एट लास्ट वी गॉट सक्सीड, हमें सक्सेस मिल गया इसके पीछे। दरअसल हैदराबाद में लाख की चूड़ियां एक मुख्य हैंडीक्राफ्ट रहा है, जिस पर करीब 100 साल से ये परिवार पुश्तैनी तौर पर काम कर रहा है। फिलहाल इस परिवार की चौथी पीढ़ी ने मिस वर्ल्ड पेजेंट के लिए चूड़ियों का ये खास तोहफा तैयार किया है। उसमें जो कंटेस्टेंट की फोटो रहेगी, फोटो के साथ उनकी फ्लैग रहेगा, उनके जो कंट्री का फ्लैग रहेगा, उसकी एक पहचान उनको नजर आएगी। साथ में उसके बैंगल के अंदर ये भी है कि इंडिया की तरफ से ये जा रहा है, तो उसकी भी एक पहचान उनको दिखेंगी। तो दोनों झलक उनको देखने को मिलेंगे कि वो उनके कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये हम भी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल तो जहां हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड पेजेंट में अलग अलग देशों की सुंदरियां ब्यूटी, इंटेलिजेंस और ओवरऑल पर्सनैलिटी को शोकेस कर
लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं इन कंटेस्टेंट्स के लिए बनाई लाख की ये रंग बिरंगी हैंडमेड चूड़ियां भी अपने यूनिक डिजाइन के साथ चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।